हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर सेवन दैट इज चैप्टर 2 द रिफॉर्मेशन एंड द एनलाइटमेंट। इसका हमने 3 पार्ट्स देख लिया। 3 पार्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख लिया, अरब के पर्सपेक्टिव से देख लिया, हमने इस्लामिक कल्चर के हिसाब से देख लिया। अब जो है हमको आगे बढ़ते हुए मार्टिन लूथर के बारे में हमको जानना है। मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो चर्च है उनका क्या रोल था, वो कैसे लोगों का शोषण कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है हमने जानी। और ये सब चीज़ों में चेंजेस क्या आया, ह्यूमनिस्ट जो आए, क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लेके आए, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो हमको मार्टिन लूथर के बारे में जानना है, जिन्होंने एक विद्रोह छोड़ा था कैथोलिक चर्च के लिए। तो मार्टिन लूथर born 1483 and died 1543 CE was a German priest who concluded that external rituals could not be path to salvation। तो ये क्या थे, एक जर्मन प्रीस्ट थे, पादरी ही थे, और उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, क्या निष्कर्ष दिया कि जो एक्सटर्नल रिचुअल्स है जो हम मान रहे हैं वो कभी सेल्वेशन, वो हमको मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकता। ही सेड ओनली गॉड्स ग्रेस एंड पर्सनल फेथ कुड लीड टू सेल्वेशन। तो उनका ये मानना था कि भगवान के जो ब्लेसिंग्स है, ग्रेस है, भगवान जो हमको देना चाहते हैं, और अपने खुद का जो हमारा पर्सनल फेथ है भगवान के ऊपर, हमारी जो आस्था है भगवान के ऊपर, उसी से ही हम सेल्वेशन तक जा सकते हैं, मोक्ष तक जा सकते हैं। In 1517 he wrote the 95 Theses which questioned the church claim that freedom from sin and punishment can be purchased with money or intelligence and that external rituals could lead to salvation। तो इन्होंने 95 थीसिस लिखा जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया मतलब जो चर्च का माना जा रहा था, हमने जो पहले पार्ट में देखा कि चर्च का जो क्लेम है कि अगर आपको मुक्ति पाना है किसी दोष से, किसी गुनाह से या फिर पनिशमेंट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस जो है उसको खरीदना पड़ेगा, जिससे आप मुक्ति पालोगे, आप भगवान के सामने खड़े हो पाओगे। तो ये जो और है, जो एक्सटर्नल रिचुअल्स है, ये सेल्वेशन के रास्ते में हमको नहीं ले जा सकता। His letter to the church was printed in large number and spread through far and wide. He found wide support support from the कॉमन पीपल एंड रूलिंग किंग्स। अब यहाँ पे इन्होंने जो तर्क दिया, ठीक है, इन्होंने जो तर्क दिया, एक लेटर लिखा चर्च को, उसको उस समय प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, तो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा बहुत सारे उसके कॉपीज निकाले गए और अलग अलग जगह फार एंड वाइड, दूर दूर तक उसको फैलाया गया। तो इससे जो कॉमन पीपल है और जो रूलिंग किंग्स है वो इनके पक्ष में हो गए। पॉप डिक्लेयर लूथर एंड हेरेटिक एंड एक्सकम्युनिकेटिंग हिमसेल्फ इन 1520। तो 1520 में जो पॉप थे, पॉप कौन होते थे, जो पूरे चर्च का लीडर होता था। तो ये जो पॉप थे, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मार्टिन लूथर क्या है, एक एंटी रिलीजियस है। हेरेटिक मतलब एंटी रिलीजियस है और ये गलत कम्युनिकेशन दे रहा है, गलत संदेश पहुंचा रहा है, और उनको क्या कर दिया, बैनिश कर दिया, रोक दिया कैथोलिक फेथ से, मतलब जात से निकाल देना। Luther published 3 books that same year to spread his views about the church among common people. His theological ideas formed the basis of Protestant Reformation। तो लूथर ने इसी साल में 1520 में 3 बुक लेके आए जिसमें जो चर्च की गलत धारणाएं हैं उनके बारे में लिखा था, कॉमन पीपल को कैसे सोचना है उसके बारे में लिखा था। तो ये जो इनकी थियोलॉजिकल आइडियाज है, थियोलॉजिकल आइडियाज मतलब कुछ सोच समझ के काम करने वाली जो आइडियाज है, इसके बेसिस में एक ग्रुप बना, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। सीइंग द मास सपोर्ट फॉर लूथर, किंग्स डू नॉट डेयर टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। और इनको बहुत लोगों का सपोर्ट था, कॉमन पीपल का सपोर्ट था लूथर को, तो इसलिए किंग्स भी जो है वो बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहे थे कि वो इनके खिलाफ जो है खड़े हों। मेनी स्मॉल फ्यूडल स्टेट्स इन जर्मनी पुट प्रेशर ऑन देयर कैथोलिक किंग्स टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस राइट। और बहुत सारे जो छोटे छोटे फ्यूडल स्टेट्स थे जर्मनी में, उन्होंने भी जो कैथोलिक किंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालना चालू किया कि वो उनके रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करें, लूथर की बात को माने। इन 1555, तो ये 1520 की बात है, 1555 द किंग गेव पीपल फ्रीडम टू चूज बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिज्म। तो अब 1555
1555 के आते आते किंग ने फ्रीडम दे दिया कि आप चाहे तो आप कैथोलिज्म मतलब चर्च को सपोर्ट कर सकते हैं या जो ये प्रोटेस्टेंटिज्म है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मार्टिन लूथर की फोटो है, फोटो इन द सेंस एक पोर्ट्रेट है, द कंटेम्प्रेरी पोर्ट्रेट ऑफ मार्टिन लूथर। तो उस समय कैमरा तो नहीं हुआ करता था, तो लोग अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाते थे। एट दैट टाइम द प्रोटेस्टेंट्स वे आर not an organized religion but had many sects influenced by the thought of religious thinkers like Luther, Calvin, विंगली। ओके, तो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ग्रुप नहीं था, अलग अलग सेक्ट से जिसमें लोग अलग अलग रिलीजियस थिंकर्स को मानते थे। तो जैसे कि जो लूथर को मान रहे हैं तो एक रिलीजियस सेक्ट उनका हो गया, तो इस तरीके के अलग अलग सेक्ट्स थे। लेट अस नाउ एग्जामिन मेन फीचर्स ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। तो एक अलग फीचर हमको देखना है, इवन दो इट कंटेन मैनी सेक्ट्स इट हैड कॉमन फीचर्स। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रोटेस्टेंटिज्म है इसके अलग अलग सेक्ट से, लेकिन सबके कुछ कॉमन फीचर्स थे। पहला क्या था, फर्स्ट प्रोटेस्टेंट बिलीव दैट सैल्वेशन can only be achieved through personal faith in God grace, not any rites or practices ordered from the church। तो पहला पॉइंट यही था कि जो प्रोटेस्टेंट थे वो मानते थे कि अगर हमको मोक्ष तक जाना है, मुक्ति तक जाना है, तो हमको कोई भी चर्च के प्रैक्टिसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपना पर्सनल फेथ रखना है भगवान में, ताकि भगवान हमें आशीर्वाद दे के रखे। कोई ऐसे राइट्स या प्रैक्टिसेस करने की हमको ज़रूरत नहीं है। दिस मीन दैट द पीपल did not need a priest to perform these duties. They even believed that every Christian could become priest or to reach God। तो इसका मतलब ये था कि लोगों को कोई किसी प्रीस्ट के पास, फादरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को भगवान तक पहुंचा सके। सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना है, भगवान में आस्था रखनी है। और अगर आस्था रखते हैं तो एवरी क्रिश्चियन जो भी क्रिश्चियनिटी को मानता है वो खुद एक प्रीस्ट है जो भगवान तक पहुंच सकता है। द प्रोटेस्टेंट्स सेड people should practice their faith by reading Bible themselves. To make this possible, they translated Bible into regional European language and printed in large number to distribute widely among people. In 1522, Luther translated Bible into German. तो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स का ये मानना था कि लोगों को क्या करना है, भगवान में फेथ रखना है तो उनको बाइबल खुद पढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि चर्च के जो पॉप वगैरह हैं और प्रीस्ट हैं वो बाइबल पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेट किया बाइबल को रीजनल जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, जो कॉमन पीपल पढ़ना लिखना जानते थे जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में जो है बाइबल को ट्रांसलेट किया गया और प्रिंट किया गया ताकि लोग जो है उन तक वो बुक पहुंच सके, बाइबल की बुक पहुंच सके और वो पढ़ सके। और 1522 में लूथर ने बाइबल जो है उसको जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया। ऑल दिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन कैथोलिक चर्च। इट लेड टू अ रिफॉर्म मूवमेंट विद इन द चर्च इटसेल्फ व्हिच इज कॉल्ड काउंटर रिफॉर्मेशन। और इससे जो है कैथोलिक चर्च पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एक रिफॉर्म मूवमेंट वहाँ पे चालू हुआ, मतलब एक बदलाव की जो का मूवमेंट है वो चालू हुआ चर्च में भी, और इसे क्या कहा जाता है, काउंटर रिफॉर्मेशन। द रिफॉर्मेशन डिड नॉट एंड सम The Reformation did not just end some of the shortcomings of Catholic religion. Its most epoch-changing result was to end the religious uniformity of Europe and monopoly of the church over religious affair. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ ये जो शॉर्टकमिंग्स थी कैथोलिक रिलीजन में उस पर ही बस फोकस नहीं कर रहा था, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला जो कदम था वो था कि रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी हो यूरोप में और मोनोपोली हो चर्च के ऊपर ये रिलीजियस अफेयर को निभाने के लिए। कंट्रीज लाइक इंग्लैंड डिड नॉट इनिशियली ट्राई टू एस्टैब्लिश स्टेट चर्च बट इट वाज पॉसिबल टू सपोर्ट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेक्ट दैट डेवलप्ड ओवर टाइम। तो कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड हो गया वो कोशिश कर रहे थे कि जो स्टेट चर्च है उनमें बदलाव लाने के लिए, एक एस्टैब्लिश करने के लिए कि एक स्टेट जो गवर्नमेंट है उसका एक चर्च ले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि अलग अलग सेक्ट्स थे उस समय, जो ये मल्टीप्लिसिटी हो रही थी सेक्ट्स की, डेवलप होते होते धीरे धीरे। तो ग्रेजुअली द लिंक बिटवीन द चर्च एंड स्टेट वाज स्नैप्ड। इसलिए जो लिंक था चर्च और स्टेट के बीच में वो ख़त्म होने लगा। तो इससे क्या हो गया, लोगों के बीच में फ्रीडम थी कि वो अपना रिलीजन खुद चूज करे और हेल्प दे आर। इससे क्या मदद मिली, स्टेट बहुत ज़्यादा अपने सर पे सेकुलर हो गया। फिर उसके बाद हमको देखना है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी।
Assisi bringing the joy of poverty into the church. The Catholic Church was becoming a symbol of wealth, pomp and splendor during the Middle Ages. So जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो कैथोलिक चर्च थे वो क्या थे, एक सिंबल बनते जा रहे थे। उनके पास बहुत पैसा होता था, बहुत ऐशो आराम होता था, बहुत बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे उनके पास में। लेकिन but there was also many religious affairs who tried to live a life according to the teaching of Jesus Christ. तो ऐसे कई सारे religious फेरियर्स थे, वो कोशिश कर रहे थे कि जीसस क्राइस्ट के बताए हुए राह पर चले। वैसे ही सेंट फ्रांसिस थे, जिनका जन्म था 181 को और डाइड हुआ 1226 को। बस ये एक ऐसे ही संत थे। ही वॉज बॉर्न इन ए वेल्दी मर्चेंट फैमिली। इनका कहाँ जन्म हुआ था, एक बहुत ही रईस मर्चेंट फैमिली में हुआ था। और ये कौन से टाउन के थे, असीसी इन इटली का है ये। और एज अ यंग मैन ही रियलाइज दैट द वे टू रीच गॉड वाज टू एम्ब्रेस पॉवर्टी। और इनका क्या मतलब था, इनका क्या उद्देश्य था, इन्होंने क्या जाना कि अगर हम भगवान तक जाना चाहते हैं तो हमको जो है पॉवर्टी को खत्म करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज पोजेशन अमंग पुअर। तो इसलिए उनके पास जो भी था, जो भी धन दौलत थी, वो उन्होंने क्या है, गरीबों में दान कर दी। दिस एंगर्ड हिज फादर एंड हु थ्रू हिम आउट ऑफ देयर होम। तो इससे उसके पिताजी जो थे उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। फ्रांसिस वेंट अमंग द पुअर इन द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स, ईटिंग व्हाटएवर ही रिसीव्ड एंड लिविंग द लाइफ ऑफ अ कॉमन लेबरर। तो फ्रांसिस जो है, अब घर से तो बाहर निकाल ही दिया था उन्होंने, तो वो गरीबों के साथ रहने लग गए टाउन में जाकर। और वो अपने डेली के खाने के लिए भीख मांगने लगे। जो भी उनको मिलता था उसको वो खाते थे और अपना लाइफ जो है कॉमन लेबरर की तरह बिताने लग गए। दैट वॉज नॉट ऑल, ही सेड ह्यूमन मस्ट लव ऑल गॉड्स क्रिएचर। और ये बस नहीं था, उनका मानना ये था कि अगर आप ह्यूमन हैं तो ह्यूमन को भगवान के बनाए हुए सभी क्रिएचर से प्यार करना चाहिए। इट इज सेड ही कुड इवन टॉक टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। और उनका मानना ये था कि वो चिड़ियों से, एनिमल से भी बात कर सकता है। ही ऑल्सो ट्राई टू अरेंज अ ट्रूस बिटवीन क्रिश्चियंस एंड इस्लामिक सुल्तान विद द परमिशन ऑफ पॉप। हिज एस्टैब्लिश ऑर्डर ऑफ मैन एंड वुमेन हु बिलीव्ड इन लिविंग इन पॉवर्टी एंड सर्विंग द पुअर। और उन्होंने जो है एक वार्तालाप भी रखने की कोशिश की क्रिश्चियन और इस्लामिक सुल्तान के बीच में। और परमिशन, पॉप के परमिशन से उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, ऑर्डर किया, मैन और वुमेन कि जो बिलीव करते हैं लिविंग पॉवर्टी में और गरीबों को उनको मदद करनी चाहिए। उसके बाद हमको देखना है 7.2 द एनलाइटमेंट। तो रिफॉर्मेशन के बारे में हमने देख लिया। अब हमको 7.2 क्या है, 7.1 हमारा था रिफॉर्मेशन और 7.2 क्या है हमारा एनलाइटमेंट। द 18th century was the age when people began thinking that reason, science and enterprise could help them progress in life and take them from ignorance to knowledge। तो 18th century में लोगों ने सोचना चालू किया कि रीजन, साइंस और एंटरप्राइज से वो आगे तक जा सकते हैं, वो जो अंधकार में है, एक घने अंधकार में है, उससे बाहर निकल सकते हैं, वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं। बट दिस वाज ओनली पॉसिबल इफ साइंस वर नॉट फोर्स्ड टू बो बिफोर एनी पावर और अथॉरिटी। पीपल कुड डिसाइड देयर एक्शन ऑन बेसिस ऑफ रीजन ओनली इफ द सोशल सिस्टम was not dominated and controlled by central authority। तो इसमें ये माना जा रहा था कि उसी से पॉसिबल है, उसी तरीके से पॉसिबल है कि साइंस किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो किसी अथॉरिटी के सामने एकदम झुक जाए। तो लोगों को डिसाइड करना है उनके एक्शंस कैसे होने चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, क्या रीज़न होना चाहिए, कोई सोशल सिस्टम किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए और एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखे। तो दिस आइडिया स्प्रेड अक्रॉस यूरोप ड्यूरिंग व्हाट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। और ये जो आइडिया है वो यूरोप में फैला और इस आइडिया को क्या कहा जाता है, एनलाइटमेंट। they were so powerful that they inspired American and French Revolution। और ये इतने पावरफुल आइडियाज थे कि हमको लॉजिकली रीजन, साइंस और एंटरप्राइज के साथ आगे बढ़ना है। तो इससे प्रभावित होके अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। दे इन्फ्लुएंस ह्यूमन सोसाइटी इवन टुडे इन मॉडर्न एज। और अगर हम आज के मॉडर्न एज के बारे में बात करें तो आज भी ये ह्यूमन सोसाइटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। बट दिस आइडिया डिड फेस ऑपोजिशन फ्रॉम सम पीपल एंड वेयर क्रिटिसाइज। तो ये जो आइडियाज़ है ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, उन्होंने इनका अपोज किया, अपोज मतलब इनको नकारा और उनकी फिर आलोचना भी हुई। वी शैल लुक एट सम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनलाइटमेंट। तो हम कुछ जो है क्रिटिसिज्म, नहीं क्रिटिसिज्म जो है एनलाइटमेंट का, उसके बारे में हमको
जानना है इस पोर्शन में। द फ्रेंच फिलोसोफर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट। तो जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे उनका बहुत ही बड़ा रोल था ये एनलाइटमेंट के प्रोसेस में। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम वे वॉलेट्राइड एंड Diderot. Equally important were Scottish philosopher David Hume, Adam Smith, who is considered the father of economics. तो अदम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो ये सारे लोगों ने बहुत ही बड़ा हाथ दिया है अपना जो ये एनलाइटमेंट का प्रोसेस है उसमें। इन जर्मनी डोमिनेंट एनलाइटमेंट फिलोसोफर वेयर इमैनुअल कांट, ठीक है, ये थे। द चीफ व्हीकल फॉर स्प्रेडिंग एनलाइटमेंट आइडिया एट द टाइम वाज एनसाइक्लोपीडिया इन द फ्रेंच लैंग्वेज एडिटेड बाय Diderot, which represented the new discoveries and thoughts in simple language. So इन सब एनलाइटमेंट प्रोसेस के लिए, सब आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उस समय जिम्मेदार था? एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स जो है नई डिस्कवरीज की, नई थॉट्स की, वो सिंपल लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन की गई थी। तो वी शैल नाउ एक्सप्लेन द मेन आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट। तो मेन आइडियाज जो है एनलाइटमेंट के उसको हमको यहाँ पर देखना है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेस। तो 7.2.1 क्या है? द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेस, की प्रोग्रेस कैसे होना चाहिए, क्या क्या मायने होते हैं प्रोग्रेस के, क्या चीज़ हमको करना है जिससे हम आगे, हमारी सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ सके, क्या चीज़ ऐसा है जिसे करके हम आगे जा सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो द एनलाइटमेंट थिंकर्स The Enlightenment thinker believed the world progress with passage of time. तो एनलाइटमेंट थिंकर का क्या सोचना था कि जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे जो एनलाइटमेंट का प्रोसेस है उसके साथ साथ जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है। द प्रेजेंट इज better than past and human will use science, reason and enterprise to ensure greater progress in future. तो यहाँ पे ये मान के चल रहा जा रहा है कि प्रेजेंट जो है, हमारा जो प्रेजेंट है वो क्या है, फ्यूचर से आगे है। प्रेजेंट जो हमारा है वो फ्यूचर से क्या है, आगे है, जो पास्ट है उससे आगे है। और आगे भी हम साइंस, रीजन और एंटरप्राइज को यूज करते हुए आगे फ्यूचर में और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। बाय प्रोग्रेस दे मीन दैट ह्यूमन शुड यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर नेचर। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करके ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना नेचर में कंट्रोल करके रख सके। इमानुएल कैंट said the meaning of progress was not that humans will be more contented and happy because contentedness and happiness are possible in any era in history. तो इमैनुअल कैंट का क्या कहना था कि प्रोग्रेस का ये मतलब नहीं है, ठीक है, मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस ये नहीं है कि ह्यूमन बींग्स जो है बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि ये कंटेंटनेस और खुशी जो है वो हर एरा में पॉसिबल थी। ही सेड द ट्रू पैरामीटर ऑफ प्रोग्रेस वाज ग्रोथ इन ह्यूमन फ्रीडम एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ चॉइस। तो उनका मानना क्या था कि ह्यूमन बींग्स के फ्रीडम का मतलब क्या है, कि प्रोग्रेस क्या है कि ह्यूमन्स को ज़्यादा फ्रीडम मिले, ह्यूमंस को क्या है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले और उनके चॉइसेस में ज़्यादा चॉइसेस उनके पास रहे, वो अपनी इच्छा से, अपनी तरीके से अपनी चॉइसेस को एक्सेप्ट कर सके। सिर्फ और सिर्फ पीस में रहना, शांति से रहना और हैप्पीनेस में रहना, खुशी से रहना, कंटेंटनेस मतलब पीस होता है, ये काफ़ी नहीं है। द मॉडर्न एज इज मोर एडवांस्ड बिकॉज ह्यूमन एंजॉय मोर फ्रीडम दैन एवर बिफोर एंड बिकॉज दे हैव मोर लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो इनका मतलब क्या है कि आज की डेट में अगर हम मॉडर्न एज की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के पास ज़्यादा फ्रीडम है, पहले से ज़्यादा, ये अभी भी है, और उनके लाइफस्टाइल्स में बहुत सारे चॉइसेस हैं। उसके बाद 7.2.2 द age of reason. The Enlightenment thinker believed that human decisions are gradually being based on rational thought rather than superstition, religious or direction of central authority. कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो Enlightenment thinker का ये मानना था कि humans जो अपने डिसीजन ले रहे हैं अब उसमें क्या है, रैशनल थिंकिंग है,
वो सोच समझ के ले रहे हैं, कोई रैशनल थिंकिंग है, कोई रीजन है उसके तौर पर, ना ही कोई सुपरस्टिशन, कोई रिलीजन या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी के दबाव में आकर ये चीज़ें वो कर रहे हैं। दे फेल्ट रीजन हेल्प्स ह्यूमन टू आस्क क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट एनी अथॉरिटी वेदर एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। तो उनको ये लगता था, ये हम पहले भी देखते आ रहे हैं, कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई कुछ डिसीजन ले रहा है या किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो पहले क्वेश्चन करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन करता है कि क्या ये सही है या गलत है, और इन्वेस्टिगेट करता है, अपने तरीके से जांच पड़ताल करता है कि ये चीज़ें सही है कि नहीं है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल का कहना हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन का। इट ऑल्सो हेल्प ह्यूमन टू लिव अ प्रिंसिपल्ड एंड कंफर्टेबल लाइफ, और इससे जो है किसी भी ह्यूमन को बीइंग को एक प्रिंसिपल के बेसिस में लाइफ जीने का और एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का भी अधिकार मिल रहा है। इट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट रिवील्स द ट्रू पाथ। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो ही रिवील करता है कि सही पाथ क्या है। दैट इज वाई द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनलाइटमेंट वॉज टू अवेक एंड स्ट्रेंथन पीपल्स ट्रस्ट इन पावर ऑफ रीजन। इसलिए जो ड्राइविंग फोर्स क्या था एनलाइटमेंट प्रोसेस का, कि लोगों को कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी चीज़ को, फैक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले एक रीजनिंग पावर लेके आने की ज़रूरत है, रीजन करने की ज़रूरत है। एज अ कंटेम्प्रेरी फ्रेंच थिंकर बायरन हॉलबैक ऑब्जर्व वी मस्ट इंस्टिल courage in human, must them trust their own intelligence, awaken their thirst for the trust so that they can learn to take decision on the basis of their experience and not by the influence by false और misleading notion of others। तो जैसे कि पहले भी हम देखते आ रहे हैं कि उनका यही मानना था कि उनको अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, कोई भी गलत, फेक, कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग नोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना है। उसके बाद 7.2.3 साइंस का क्या रोल है एनलाइटमेंट प्रोसेस में। तो एनलाइटमेंट थिंकर्स सॉ साइंटिफिक नॉलेज एज ट्रू नॉलेज। तो एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है, जो उनका मानना यही था कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वही सही नॉलेज है, कोई भी चर्च या किसी और का कहना, कहीं कुछ लिखा हुआ है, वो सही नहीं होता। बाय साइंस दे मीन द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रैशनल थॉट एंड कलेक्टिंग सफिशिएंट एविडेंस टू बैक द कंक्लूजन। तो साइंस का मतलब क्या होता है कि डिराइविंग कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना कैसे, एक्सपेरिमेंट्स करके, ऑब्जर्वेशंस करके और रैशनल थिंकिंग करके, और सफिशिएंट हमको एविडेंस, सबूत इकट्ठा करना है कि हाँ ये जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हम अर्थ की रोटेशन की बात करें तो पहले के लोग बोलते थे कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन उसका कोई तर्क नहीं होता था। तो उसके ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके बेसिस में ये कंक्लूड किया गया कि अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं है। तो दे डिड नॉट एक्सेप्ट डिवाइन और स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, दे बिलीव द मेथड ऑफ साइंस वर पावरफुल इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो वो, इनका मानना यही था कि कोई डिवाइन है ना या स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन नहीं होता है, और जो मेथड है साइंस का वही ज़्यादा है ताकि हम चीज़ों को समझ सके। इट डिड नॉट रिक्वायर एनी रिलीजियस टेक्स्ट और एडवाइस of so called expert but only experiment, observation and reason। तो कोई religious text की ज़रूरत नहीं है, किसी expert की advice की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइंस ही ज़रूरी है जिसमें experiment होते हैं, observation होते हैं, reason होता है, ताकि किसी जो भी thought है उसका हम conclusion पर जा सके। In ancient times and during middle times, knowledge was seen as systematically classifying things. The Enlightenment scientists all said the Enlightenment scientists said knowledge was not making list based on certain characteristics of things. They gave greater importance to questions like why, how things were the way they were. They believe knowledge would help in developing new technologies that would make life more comfortable। तो यही मानना था कि साइंटिस्ट का यही मानना था कि नॉलेज ही काफ़ी होता है चीज़ों को जानने के लिए। तो हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए क्वेश्चन को कि चीज़ें कैसी है, क्यों है, कब है, कहाँ से आई, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, और इनसे जो हमको नॉलेज मिलता है, नई टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करते जा रहे हैं धीरे धीरे, ये हमारी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते जा रही है। उसके बाद साइंस वर्सेस रिलीजन। साइंस का रिलीजन से क्या मतभेद था, तो ये कौन है, वोल्टेयर। इसके बाद हमको देखना है फ्रीडम। ओके,
तो द सपोर्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट फेल्ट दैट रिलीजन एनस्लेव्ड ह्यूमन एंड मेक देम सुपरस्टिशियस एज स्केयर्ड। तो सपोर्टर्स जो थे एनलाइटमेंट का, उनका क्या मानना था कि जो रिलीजन है वो लोगों को, ह्यूमंस को क्या कर रहे हैं, गुलाम बना के रखा है, और जो सुपरस्टिशियस है वो उनको और उनको क्या है, सुपरस्टिशियस बनाते जा रहे हैं और स्केयर्ड, डराते जा रहे हैं लोगों को, और ना उनका उनका जो आत्मविश्वास है उसको कम करते जा रहे हैं, लोगों को डराते जा रहे हैं। दे सेड रिलीजन लेड bloodshed and war, they were many opposed to monopoly of Catholic Church। तो उनका ये मानना था कि रिलीजन जो है लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करा रही हैं, खून खराबा करा रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग जो है, जो कैथोलिक चर्च की मोनोपोली थी उसको अपोज करते जा रहे थे। They said this authority of church was what made human believe in miraculous story told by priest and not their own reasoning power. It made people puppets of the priest। तो उनका मानना ये था कि जो चर्च है वो ह्यूमंस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो क्या बिलीव करें, कोई जो जादुई स्टोरीज है उनके बारे में, और उनको मतलब जो उनकी रीजनिंग पावर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, और जो पीपल है, लोग हैं, उनको क्या बना दिया था, पपेट्स बना दिया था प्रीस्ट के हाथों में। पपेट्स मतलब कठपुतलियाँ। मोस्ट एनलाइटमेंट थिंकर्स वे आर नॉट एस्थेटिक। तो जो काफ़ी सारे जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे तो एस्थेटिक नहीं थे, मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब वो भगवान को मानने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं था, क्या बोलते हैं हम उनको, जो भगवान को नहीं मानते उनका एक पर्टिकुलर टर्म रहता है, हिंदी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। देयर पर्पस वाज नास्तिक, नास्तिक नहीं थे। देयर पर्पस वाज टू फाइंड एन इंडिपेंडेंट एंड साइंटिफिक बेसिस ऑफ गॉड। दे फियर्ड दैट एस्थेटिज्म कुड मेक पीपल मोरल और अनएथिकल। तो उनका पर्पस यही था कि वो एक साइंटिफिक बेसिस में गॉड के प्रेयर्स करे, और उनका यही मानना था कि कोई नास्तिक बन जाएगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ मोरल और अनएथिक होगा। और उनका ये भी मानना था कि नॉलेज, पूरे वर्ल्ड का नॉलेज गेन करने से, साइंस के एविडेंस को जानने के लिए वो भगवान के और पास आ सकते हैं। जो भगवान ने सारी चीज़ों को बनाई है, जो क्रिएटर है गॉड सारी चीज़ों के क्रिएटर हैं, भगवान ने सबको बनाया। तो अगर हम उन चीज़ों को अच्छे से जाने तो हम भगवान के ज़्यादा नज़दीक जा सकेंगे। बट दे डिड नॉट वॉन्ट देयर गॉड एंड रीजन टू बी टेकन ओवर बाय प्रीस्ट और एनी अदर सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। लेकिन वो यही चाहते थे कि वो भगवान के रास्ते को, भगवान और रिलीजन को, वो ये नहीं चाहते थे कि प्रीस्ट उनको कंट्रोल करे, कोई सिस्टम या इंस्टीट्यूशन उनको सब वो करे। तो यहाँ पे कवर पेज है एनसाइक्लोपीडिया की, डिट्रोट ने लिखा था, हमने ऊपर देखा था, द पिक्चर ऑफ मेटल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग। ओके तो हमको लास्ट के 2 पॉइंट्स है 7.2.5 फ्रीडम। तो सपोर्टर्स जो थे एनलाइटमेंट का, उनका क्या मानना था कि इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब हर एक व्यक्ति के पास अबैडिंग फेथ, मतलब उनका मानना था, उनका यही मानना था कि हर किसी के पास फ्रीडम होना चाहिए। दे सेड नो लॉ शुड बी पास विदाउट पीपल्स कंसेंट। तो पीपल के, लोगों के कंसेंट के बिना, उनकी मर्जी के बिना कोई भी लॉ को पास नहीं किया जा सकता था। दैट्स वाई दे अपोज्ड ऑल काइंड ऑफ स्लेवरी, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम एंड एनआरची। तो इसलिए वो कोई भी तरीके का जो गुलामी है या अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है, एनआरची है, ये सबको वो अपोज करते थे। हाउएवर डिस्पाइट देयर बिलीफ मेनी एनलाइटमेंट थिंकर बिकेम क्लोज फ्रेंड्स एंड एडवाइजर्स ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर्स। दीज रूलर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर थिंकिंग एंड डिड अटेम्प्ट टू रिफॉर्म देयर किंगडम्स। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे उनके बिलीफ से क्या है, कई एनलाइटमेंट थिंकर्स जो है वो क्लोज फ्रेंड्स बन गए, एडवाइजर्स बन गए ऑटोक्रेटिक रूलर्स के। ऑटोक्रेटिक रूलर्स मतलब ऐसे रूलर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपना राज्य चलाते थे, वो एडवाइजर्स बन गए ऐसे रूलर्स के। और ये रूलर्स जो है इन्फ्लुएंस हुए मतलब प्रभावित हुए इनके सोच से, इनके विचार से, और उन्होंने क्या चालू किया, वो अपने किंगडम्स में रिफॉर्म लेके आना चालू कर दिया। मतलब वो लोगों से कंसल्ट करते थे किसी लॉ को बनाने से पहले, एक डेमोक्रेटिक रूल था वहाँ पे। उसके बाद हमको देखना है क्रिटिसाइज्म ऑफ एनलाइटमेंट, इनकी आलोचना कैसे हुई। So when the Enlightenment movement was at its peak, industrialization in Europe was leading to exploitation of nature, increased pollution, exploitation of laboring class. जब Enlightenment movement आया था, जब एक अपने उभार पे था, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ यूरोप में। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये
इसने बहुत हद तक शोषण किया किसका, नेचर का, पोल्यूशन इंक्रीज किया, और जो लेबरिंग क्लासेस थी, जो मजदूर थे, उनका भी बहुत हद तक शोषण किया. द पॉलिटिकल upheavals disrupted traditional lifestyles. It was during this period that people came to know more about tribal societies of America, Australia and India that lived a simple communal life in tune with nature. अब इससे ये जो पॉलिटिकल अपहेल है, मतलब ये इनसे जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स में इतना बदलाव आया, इससे क्या हुआ, इससे एक पीरियड आया जब लोगों को ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पता चला, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में रहती थी, जो सिंपल लाइफ जीती थी, कम्युनल लाइफ जीती थी नेचर के साथ में. पीपल हु वेयर डिस्ट्रेस्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न एज. तो जिन लोगों को ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब धक्का पड़ा, जो प्रभावित हुए इस चीज़ों से, जिनको नुकसान हुआ इन चीज़ों से, उन्होंने जो मॉडर्न एज है उसकी आलोचना करना चालू की. दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट साइंस एंड रीजन. तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना चालू किया साइंस और रीजन के विरोध में. द प्रोमिनेंट अमंग देम वेयर रोमैनेटिक फिलोसोफर, रॉसस, पोएट्स, लॉर्ड बायरन एंड आर्टिस्ट. तो इन्होंने जो है विरोध करना स्टार्ट किया. इन प्लेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज दे लॉर्डेड आइडेंटिकल रूरल लाइफ वुड बी मोर कॉन्सियस विद नेचर, नॉट डिस्ट्रॉय इट. तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज के खिलाफ उन्होंने बोलना चालू किया. उनका मानना ये था कि जो शुरू से जो रूरल लाइफ जीते आ रहे थे वो आइडियल है, ठीक है, वो हमको नेचर के करीब लेके जाता है, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करने से जो मॉडर्न एज कर रहा है. दे वांटेड टू प्रिजर्व फास्ट डिसअपियरिंग फोक आर्ट्स एंड कल्चर. तो उनका मानना था कि हमको जो ये फास्ट जो हमारी फोक आर्ट्स हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो प्रचलन है, वो सब जो, और जो हमारी कल्चर है, वो जो खत्म होते जा रहा है, उसको हमको प्रिजर्व रखना चाहिए. While the Enlightenment thinkers sang praises of power of science to understand the world, the Romanistic drew attention to the things that could be understood only with emotion and feeling. They focused on culture and literature of India, China, Japan as an alternative to the Enlightenment culture and began to study this society. अब ये जो thinkers है, ये रोमनिस्टिक्स तो थे, ये फोकस कर रहे थे कि हमको अपने कल्चर और लिटरेचर के बारे में जानना चाहिए. तो ये जो कल्चर और लिटरेचर है इंडिया, चाइना, जापान का, उसको उन्होंने पढ़ना चालू किया. तो ये उनको एनलाइटमेंट कल्चर के लगता था कि उनको ये एनलाइटमेंट कल्चर होना चाहिए. तो उन्होंने ट्रांसलेट किया लिटरेरी वर्क जो संस्कृत में थी, जैसे कि कालिदास, इनटू यूरोपियन लैंग्वेज. तो रोमनिस्ट जो है वो बहुत इम्प्रेस थे कालिदास की जो शकुंतलम प्ले है उससे. तो रोमनिस्ट आर्टिस्ट जो है वो रियलिज्म जो है रेनेसांस पीरियड में उसका विरोध करने लग गए, और उन्होंने एक इंस्टिंक्ट और एक टेम्पटेड इमेज क्रिएट किया, ठीक है, रियलिस्टिक ड्राइंग क्रिएट की, जिसमें वो बताना चाह रहे थे कि मॉडर्न एज जो है वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इससे हम भगवान नेचर के करीब नहीं जा सकते. तो दे रिफ्लेक्टेड इमोशंस लाइक फियर एंड वंडर थ्रू पेंटिंग्स. तो उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू ये जो डर है, ये सब चीज़ों को दर्शाना चालू किया. तो यहाँ पे घोड़ा दिखाया गया है, ए पेंटिंग बाय डेलाफ्रिक्स डेटेड 1825 डिपिक्टिंग अ हॉर्स स्टार्लिंग बाय द लाइटनिंग. तो ये घोड़ा है जो बहुत ज़्यादा डर गया है, किससे, लाइटनिंग प्रोसेस से. लाइटनिंग मतलब बिजली चमकने से. द आर्टिस्ट अटेम्प्ट टू शो नेचर एज अनक्योरेबल फोर्स, अनकॉन्क्योरेबल फोर्स. तो यहाँ पे आर्टिस्ट ये बताना चाह रहा है कि हम नेचर से आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको हमको कंपेयर करना है जो रेनेसांस की पेंटिंग है उससे. तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया. चैप्टर समझ में आया है तो चैप्टर को लाइक शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा. अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.